कमोडिटीज के प्रियांक उपाध्याय, आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, कच्चे तेल में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिल रही है और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जैसे जैसे काउंटिंग जारी है, हमने देखा है यहाँ पर इम्पैक्ट काफी सारे एसेट क्लासेस में देखने को मिला है। आपकी टॉप पिक्स आज शाम के लिए कहाँ होंगे? गुड इवनिंग मनीषा जी। बिल्कुल, जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अंदर चल रहे हैं, तो वोलेटिलिटी जायज़ है कि रहेगी मार्केट्स में, एंड मेरी बेट बुलियंस पे रहेगी। हमने देखा है कि गोल्ड में स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक दिखा है। अगेन हम 1900 के बेहद करीब फिर से आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अंडरटोन बुलिश रहेगा फॉर द शॉर्ट टर्म, एंड जिस तरह से डॉलर में वीकनेस आई है लास्ट दो ट्रेडिंग सेशंस में, तो इसका भी एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा। तो गोल्ड में हमारी बाई की सलाह रहेगी 50,900 के आसपास, 50,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 51,350 के टारगेट्स रहेंगे। एंड दूसरी पिक हमारी बेस मेटल्स में रहेगी। अमॉन्ग द बेस मेटल्स जस्ट अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है ऑन द अप बाइंग साइड, तो यहाँ पे भी जिंक में हमारी बेट रहेगी बाई करने की। 202 के आसपास बाई किया जा सकता है और 199 स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट से 207 के रहेंगे। सोने और जिंक में यहाँ पर खरीदारी की राय है। जिंक क्लियरली यहाँ पर एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मेटल ऑफ चॉइस रहा है जहां पर लगातार हमने बढ़त आते हुए देखी है। वो इसलिए क्योंकि चीन की तरफ से गैल्वेनाइज स्टील की मांग बढ़ी है और जिंक उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मनोज जी, आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि खाने के तेल यहाँ पर लगातार भागे चले जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय क्यू स्ट्रांग है, इवन मेंथा 4 महीने के हाइस पर है और सरसों को ऑफकोर्स हमने ऑल टाइम हाइस पे देखा है। बिल्कुल, नमस्कार मनीषा जी। ओवरऑल एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू जो है पॉजिटिव बना हुआ, और निचले स्तरों पर फिर हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी सपोर्ट आते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में भी हमने निचले स्तरों से सोयाबीन की कीमतों में सुधार आते हुए देखा है। मेरा मानना है कि नवंबर सोयाबीन वायदा में 4,240 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 4,350 के लक्ष्य रखें, स्टॉप लॉस होगा 4,180 का। दूसरा, मसाला कॉम्प्लेक्स में हल्दी वायदा में नवंबर में 5,720 के स्तरों पर खरीदारी करें, 5,850 का लक्ष्य रखें, स्टॉप लॉस होगा 5,650। मेंथा और सोयाबीन में यहाँ पर खरीदारी की राय है, तो क्लियरली एग्रीकल्चर कमोडिटीज में वहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। नजर अब डालेंगे आज का हमारा जो कॉन्वर्सेशन थीम है वो है कैस्टर, क्योंकि यहां पर लगातार तेजी है। एनसीडीएक्स पर जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 13 महीने की ऊंचाई पर है। एक हफ्ते में कैस्टर में 6% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है। तंग सप्लाईज तो रही ही है, इसके साथ चीन की मजबूत डिमांड ने भी यहां पर कीमतों को सपोर्ट दिया है। ऐसे में आगे क्या फंडामेंटल्स देखने चाहिए, रणनीति क्या बनाए भावों के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रॉयल कैस्टर प्रोडक्ट्स के हरीश व्यास और अडानी विल्मर के शैलेश बाल जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। मुझे याद है हमने पहले भी एक बार कैस्टर में पूरी चर्चा करी थी और आप दोनों का ही मानना था कि यहां से बढ़त देखने को मिल सकती है, फंडामेंटल स्ट्रांग है और चीन की मांग पर यहां पर नजर रखनी चाहिए। हरीश जी, आप पहले बताइए क्या है अब चीन की डिमांड और किस तरह के एक्सपोर्ट नंबर्स हमने बनते हुए देखे हैं, और जो पिछले एक हफ्ते में 6% की तेजी आई है, क्या ये आगे ये जो बढ़त है ये बरकरार रह सकती है? पहले चीन की डिमांड की बात करें तो चीन की डिमांड कांस्टेंट तेल में रही है। मैं समझता हूं आज भी खरीदारी है, कल भी काम हुए हैं, तो ये ले रहे हैं नॉट ओनली ऑयल, लेकिन इनकी नजर अब सीड पे भी है और इस सीड भी खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी बात रही जो बढ़त का जो परसेंटेज हिसाब से जा रही है, 6-7% एक हफ्ते के अंदर बढ़ा है, तो और स्लो डाउन रहेगा, लेकिन बढ़ने की गुंजाइश बिल्कुल मार्केट में बनी हुई है। और इसके जो मेन कारण यही है कि जो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पास स्टॉक नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो सही जगह पे नहीं है। जो होना चाहिए था इंडस्ट्री और ट्रेडर्स के पास, उसके बदले में स्टॉक आज फंसा हुआ है फार्मर्स के पास, और वो कोई भी हिसाब से अब ये सीजन दूसरी फसलों की है करके वो जल्दी से अराइवल होनी नहीं है। और उसके सामने जो दूसरे फंडामेंटल ये है कि शिपर क्रशर जो है, जिनके
नवंबर और दिसंबर के कमिटमेंट है, तो मैं समझता हूँ ये सोच रहे थे कि माल है तो आएगा, हम क्रश करके चढ़ा देंगे, लेकिन वो जो स्पीड में आना चाहिए वो स्पीड में वो नहीं आ रहा है, करके ये तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। शैलेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो प्रोक्योरिंग में भी हैं, और किस तरह से अब खरीदारी देखने को मिल रही है, और जैसे हरीश जी कह रहे हैं कि दिक्कतें हैं यहाँ पर आवक को लेकर, जहां पर माल होना चाहिए वहां पर नहीं है, किसानों के पास अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मनीषा जी, अगर आज की बात कर रहे हैं तो अगर माल बेचना हो तो बिक सकता है, खरीदना हो तो चेज करना पड़ता है। उस हिसाब से फंडामेंटली जो अगर देखा जाए तो सप्लाई साइड इज मोर स्ट्रॉन्गर, सप्लाई साइड इज टाइट एज कंपेयर टू डिमांड। और रही बात एक्सपोर्ट्स में, तो एक्सपोर्ट्स में भी कल ही आंकड़े आए हुए हैं अक्टूबर के बीच, जो 55,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है, जो अच्छा नंबर है, उसमें से 35,000 टन चाइना गया हुआ है। तो इसको जोड़ते हुए अगर देखें तो ओवरऑल 15% की बढ़ोतरी है पिछले साल के मुकाबले। और आगे भी जो ये आंकड़े हैं 5,40,000 टन पहले 8 महीने में ही हो चुका है, जो पिछले साल पूरे 12 महीने में था। तो अगले 2 महीने में जो होगा वो एडिशनल होगा। तो मेरे हिसाब से चालू साल की डिमांड जो पिछली बात कर रहे थे 2018 को मैच कर रही है, जो 6 लाख टन थी। बट जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2017 में हाईएस्ट एवर जो एक्सपोर्ट हुआ था 6,30,000 का, उसको क्रॉस कर सकती है। तो सप्लाई साइड से टाइट है और अभी भी गुंजाइश है, जब तक कि ये किसान से माल जो निकलना चाहिए उस स्पीड से नहीं निकल रहा है डिमांड को मैच करने के लिए, तो उस हिसाब से अभी भी गुंजाइश ऊपर जाने की है। तो शैलेश जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर सब मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स चाइना को है, करीबन 70-75% का जो एक्सपोर्ट आंकड़ा आपने बताया वो फिलहाल चाइना को जाता हुआ नजर आ रहा है। आगे जाकर कब तक के लिए ऑर्डर्स हैं, क्योंकि जब तक ऑर्डर्स हैं, जब तक बाजार में मांग रहेगी तब तक भाव बढ़ते रहेंगे। अब यहां से आगे जाके क्या सिनेरियो है? चाइना में बात करें तो चाइना में उन्होंने इस साल ज्यादा लिया हुआ है। टोटल एक्सपोर्ट इंडिया से 70,000 टन बढ़ा हुआ है, उसमें से 55,000 टन चाइना ने ज्यादा लिया हुआ है, 15,000 टन दूसरे देशों ने। वो 55,000 टन है, वो एक्चुअली पिछले साल उन्होंने लोएस्ट इन्वेंट्री कर दिया था ग्लोबली, बिकॉज एक्सपेक्टेशन था कि अगली क्रॉप बम्पर क्रॉप आने वाली है, तो एकदम लोएस्ट सेंटिमेंट था और क्रॉप इन्वेंट्री लेवल लो किया हुआ था। अभी का इन्वेंट्री लेवल देखे तो वो पिछले 2-3 सालों के कंपैरिजन में नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है। जो वो 1-2 महीने का जो कैरी कर रहे हैं उतना ही उनके पास है। चाइना अभी भी नवंबर शिपमेंट के लिए बायर है, दिसंबर अभी चालू नहीं किया हुआ है। और अगर यूरोप की बात करें तो उसमें भी अभी ऑलरेडी नवंबर में 15,000 टन के वेसल ऑलरेडी बल्क में डिक्लेयर हो चुके हैं, 5,000 टन और जाएगा तो 20,000। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अगले 2 महीने में दूसरा 1 लाख टन का एक्सपोर्ट जाएगा। वो 1 लाख टन के सामने कितना माल मिलता है उसके ऊपर बाजार का मोड़ है। तो हरीश जी, आपको भी यही लगता है कि जिस तरह से चाइना की मांग यहाँ पर जारी है, यूरोप के लिए भी यहाँ पर टैंकर्स भरे जा रहे हैं, ये मांग आगे बरकरार रहेगी? अगर 1 महीना हम ये मान के चल रहे हैं तो इस 1 महीने में कितने भाव और चढ़ सकते हैं? देखिए, फंडामेंटली देखें ना तो जैसे शैलेश जी ने बताया कि पिछले साल जो इन्वेंट्री ग्लोबल इन्वेंट्री लेवल्स थे ऑयल के, वो अपने लोएस्ट टाइप पे थे, जबकि ये साल में दे हैव कम टू नॉर्मल, और आई वुड से रादर मोर देन नॉर्मल। तो अब ये बात है कि जो ऑयल के भाव थे वो 1200 से 1150 से बढ़ते हुए अभी 1400 के करीब पहुंचने आए डॉलर टर्म्स में। तो $1,400 टर्म्स में बायर का इन्वेंट्री लेवल अच्छा होने से क्या सपोर्ट करेंगे और कितना सपोर्ट करेंगे, उस पे पूरा दारोमदार रहेगा। लेकिन जैसे मैं शैलेश जी एग्री करूंगा कि अगले 2 महीने तो क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि फार्मर माल छोड़ेगा नहीं, यहाँ हमारे कमिटमेंट है। तो उसके बाद में नेक्स्ट 2021 फर्स्ट क्वार्टर कैसे जाएगा, वो जो डिमांड को ये प्राइस लेवल पे सपोर्ट मिलता है या नहीं, या तो कंज्यूमर डिसाइड करता है कि अपनी इन्वेंट्री वापरेंगे, बाद में देखेंगे नई सीजन में। तो हो सकता है कि जनवरी से थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन नवंबर दिसंबर में मैं समझता हूँ हमारे क्रशर्स और शिपर्स शॉर्ट है, तो डेफिनेटली भाव पे प्रेशर बना रहेगा। उसके सामने एक फैक्टर आप देख लेना कि 950 जब क्रॉस करेगा मार्केट यार्ड्स का भाव, उस
उस लेवल से आमदनी बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पिछले हफ्ते के मुकाबले अगर हम लोग अराइवल देखते हैं, एवरेज अराइवल जो 6-7% बढ़ा है, तो अराइवल भी कम से कम 20% बढ़ी है। तो क्लियरली यहाँ से भी बुलिश फंडामेंटल्स हैं एटलीस्ट अगले 1-2 महीने के लिए। और जैसे हरेश जी ने कहा कि अगर अभी खुद की इन्वेंट्रीज भी स्टॉकिस्ट और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो निकालती है तो आगे जाके तो उनको फिर खरीदना ही है। तो किसान के हाथ में फिलहाल ये बाजार है और उसका असर प्राइसेस पर भी है। हरेश जी, शैलेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा मामला समझाने के लिए। मनोज जी, इंडस्ट्री की आवाज तो आपने सुनी, चार्ट्स पर आपके फंडामेंटल्स और लेवल्स अब क्या कहते हैं और यहाँ से क्या भाव रह सकते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी पॉजिटिव है। और जैसा कि गत सप्ताह भी हमने कमोडिटी के ऊपर बात किया था 4600 तक के लक्ष्य के लिए, तो आज वो लक्ष्य हासिल भी हुए हैं। जिस तरह से चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए हैं वो अभी भी पॉजिटिव है और अक्टूबर मंथ में जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 10 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिखे हैं। तो आगे भी डिमांड जो है वो बरकरार रह सकती है, लेकिन एक काफी अच्छा रनअप हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा है। और 6 महीने की अगर बात करें तो 25% तक के रिटर्न्स आए हैं। थोड़े डीप का वेट करना चाहिए, 4550 तक के स्तर मिले तो वहां खरीदारी करें। 4720 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 4450 का एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, अभी भी यहाँ पर खरीदारी की राय है, कुछ करेक्शन देखने को मिले तो आपको फिर से यहाँ पर माल पकड़ना चाहिए। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, आगे लेकर आएंगे दर्शकों के सवाल।